मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। जो ये वीडियो है मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इससे मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत में बहुत सारे लड़के आइलेट्स पास लड़की के साथ शादी करके कनाडा आना चाहते हैं। पर होता क्या है कि यहाँ काफ़ी कनाडा में सुसाइड केस हुए हैं, पुलिस केस बन गए कि बहुत सारी लड़कियों ने अपने पति हस्बैंड को इंडिया से बुलावा के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं। देखो क्या होता है कि जब आप लोग शादी करते हो तो आप लड़की की सुंदरता तो देख सकते हो या आइलेट का सर्टिफिकेट तो देख सकते हो, ये नहीं मालूम वो सच्चा है या झूठा है। पर एक बात बहुत तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हो कि लड़की वो कितनी इंटेलिजेंट है। देखो मेरी बात आप गौर से सोचना। देखो कनाडा में हस्बैंड को स्पाउस ओपन वर्क परमिट सिर्फ 2 शर्तों में मिल सकता है कि जो स्पाउस कनाडा के अंदर पढ़ रहा है वो एक तो DLI जिसको कहते हैं डिजाइनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में दाखला ले, उसके अंदर पासिंग मार्क 70% ले और फुल टाइम उसका कोर्स होना चाहिए और जिस कोर्स में उसने दाखला लिया है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए वैलिड हो। ये और 5वां ये है कि जिसने भी अपने हस्बैंड या वाइफ को इंडिया से बुलाना है उसको पहला सेमेस्टर पास करके तो ही वो कॉलेज आपको लेटर देगा, तभी वो आपका जो काउंटर पार्ट इंडिया में बैठा है वो अपना वीजे की एप्लीकेशन लगा सकता है। सो मैं सबको आपको बताता हूं ये बड़ा एक रिस्की काम है। देखो यदि लड़की यहां अगर फेल हो गई, पहले सेमेस्टर में अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे एक तो आपको सिर्फ टोटल एक सेमेस्टर के अंदर 2 एब्सेंटिज्म अलाउड है, इससे ज़्यादा एब्सेंट आप नहीं हो सकते हो। और मैं क्या देख रहा हूँ कि जो भारत से आने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा कमाई में के चक्कर में पड़े रहते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा यहाँ इंग्लिश भाषा है, पासिंग मार्क 70% है जबकि इंडिया में ये 33% है। सो सबसे आपने पीछे सुना ही होगा 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं कि उनके घर हस्बैंड्स ने इंडिया में सुसाइड कर लिया जिसकी वजह से कनाडा में लड़कियों की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। ये साफ सुथरी बात है कि चलो मान गए कोई भी बच्चा फेल तो कनाडा में हो ही सकता है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। पर यदि कोई बच्चा कनाडा में शादी करके आता है और अपने सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो उसको तुरंत वर्क परमिट लेकर, जिसको पंजाबी भाषा में लीमा कहते हैं हम लोग, तो वो लेकर उसको पर कैटेगरी OAB का ही वर्क परमिट लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास वर्क परमिट OAB कैटेगरी का होगा उस स्थिति में ही आप इंडिया से अपने घर वाले या घरवाली को यहाँ कनाडा में बुला सकते हो। सो इस चीज से आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आइलेट वाली लड़की के साथ शादी करके कनाडा में आना सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके लिए और आपका लगा लगाया पैसा भी खराब हो सकता है। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जितने धनराशि आप आइलेट्स वाली लड़की के ऊपर लगा रहे हो, यदि उतनी राशि किसी RCIC को दोगे वो आपको वर्क परमिट दिलाएगा और आपकी वाइफ बाद में आपको ज्वाइन कर सकती है, प्रोवाइडेड कैटेगरी OAB में होना चाहिए और
आपको उसके अंदर जितना पैसा शादी में लगता है उससे कम पैसा ही उसके ऊपर खर्च होगा। तो इसके अलावा क्या है, आपके पास कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। आइलट्स वाली लड़की से शादी करके आकर सारी जिंदगी आप बाद में वो आपकी खिंचाई करती रहेगी, इससे बेहतरीन है आप पीआर बेसिस के ऊपर आ सकते हो। पीआर बेसिस के लिए सिंपली क्या चाहिए आपको, जनरल मॉड्यूल में चाहे आप पीटी का कर लो, चाहे आइलट्स का कर लो, चाहे सेल्फ पिप का कर लो, और 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। चाहे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 1 साल का कोर्स कर लो, चाहे आप 3 साल का डिप्लोमा कर लो, आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तनख्वाह आपकी बैंक में आती होनी चाहिए, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होनी चाहिए, आपकी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसके अंदर क्लियरेंस होना जरूरी है। सो ये 5-6 शर्तें हैं जिनको आप पूरा करके कनाडा में इजीली आप आ सकते हो। अब मैं आपको वो कुछ स्थितियां बताना चाहता हूं जब अक्सर कनाडा के वीजा अफसर आपके ऊपर शक की निगाह से देखते हैं कि भाई आपने शादी इमिग्रेशन के पर्पस के लिए की है, आपने एक्चुअल शादी नहीं की है। सबसे पहले क्या होता है कि जब लड़के और लड़की की एज में ज्यादा गैप हो, यदि ज्यादा गैप होगा इसका मैंने कोई ना कोई गड़बड़ तो है। जनरली लड़के लड़कियां जब कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनका लव फेयर बराबर की एज वाले के साथ होता है, ना कि लड़का 5 साल बड़ा है लड़की 5 साल छोटी है, या लड़की 5 साल बड़ी है और लड़का 5 साल छोटा है। ऐसे नहीं होता है। जब लड़की की उम्र कम हो, देखो कनाडा में अक्सर जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, इनकी शादी 30 साल के बाद में होती है। 30 साल के बाद लड़के और लड़की को एक अच्छी अकल होती है, वो एक दूसरे को देखकर ही एहसास कर लेते हैं या घूम फिर के एहसास कर लेते हैं कि वो इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। सो कोई भी इंडिया में क्या होता है कि 18 साल की लड़की होती है, 21 साल के लड़के साथ शादी कर दी जाती है। सो जब भी कम एज में लड़की की शादी इंडिया में होती है, वो कनाडा के वीजा अफसर जो कनाडा के ही पढ़े लिखे हैं और उनको सिर्फ कनाडा बारे में जानकारी है, तो वो इसके ऊपर शक की निगाह से देखते हैं। यदि दोनों की स्पाउस के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, देखो ये तो अक्सर आप देखते ही होंगे, इवन इंडिया में भी आजकल इतनी एडवांसमेंट है कि जो लड़कियां हैं वो अपने बराबर के लड़के से ही शादी करती हैं जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम हो, ताकि मेंटल लेवल सेम होना चाहिए। तो उस स्थिति में यदि आपके ज्यादा फर्क होगा, लड़का मैट्रिकुलेट है या 10+2 है, लड़की ने BA MA कर रखी है, तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है कि आपने गलत तरीके से शादी करके जा रहे हो। यदि दोनों स्पाउस, लड़का और लड़की, अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं, देखो अक्सर क्या होता है कि जब कनाडा का वीजा अफसर इसके ऊपर फैसला लेता है, वो इंडिया के कल्चरल सिस्टम के मुताबिक इसके ऊपर फैसला करता है। यदि लड़के और लड़की में शादी होती है पर उनका रिलीजन डिफरेंट है, तो ये भी एक शक की निगाह के अंदर आने वाली बात है। लास्ट में क्या है, टाइमिंग ऑफ द एप्लीकेशन। देखो जब भी एक लड़का या लड़की पहले अपने कॉलेज को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाता है, उसके अंदर तो वो शो करता है कि भी मैं अनमैरिड हूं। जब उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो दोबारा फाइल उसकी लगती है वीजा लेने के लिए एम्बेसी के पास। उस टाइम पर लड़का या लड़की कहते हैं मैं मैरिड हूं, तो ये एक शक के घेरे में आप लोग आ जाते हो, जिसमें कहा जा सकता है कि भाई आपको वीजा कनाडा का मिल गया तो आप इस निगाह से अभी आप इमिग्रेशन के लिए मैरिज की है, जो कि फ्रॉड है। सो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, हस्बैंड और वाइफ एक ही प्लेन में ट्रेवल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कहां पे आती है कि आप इंडिया के एजेंट के पास जाते हो,
जो सिर्फ अपना कमीशन देखता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट को जब एजेंट कनाडा में कॉलेज में एडमिशन करा या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराता है, उसको लगभग 1 लाख रुपए पर स्टूडेंट कमीशन मिलता है। देखो, सपोज वाइफ आ रही है, उसका लालच होता है कि भाई वाइफ वहां पहुंचे, कॉलेज में 15 दिन की क्लास लगाए, उसको कमीशन मिल जाएगा। हस्बैंड का तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। प्लस क्या, यदि हस्बैंड में कोई वीक पॉइंट होगा तो लड़की के जो स्टूडेंट के तौर पे जा रही है उसका भी वीजा रद्द हो जाएगा। वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यदि शादी करके लड़की के साथ आना है, शादी करने से पहले किसी भी RCIC जो कनाडा का रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उसके पास जाइए, उससे गाइड लो कि आपने शादी कैसे करनी है। देखो, इस शादी के ऊपर ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं और आप आराम से कम पैसे में शादी कर सकते हो और आपको कोई भी कनाडा आने से मना नहीं करेगा। उसका सिर्फ सिस्टम है। सिस्टम समझने के लिए आप किसी भी कनेडियन RCIC के पास जा सकते हो। फर्स्ट कंसल्टेशन इज ऑलवेज फ्री, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। यदि आपको लगता है कि हम वीडियो सही तरीके से डाल रहे हैं, आप अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।